दिखाना कहाँ है? पेपर दिखाना कहाँ है? अरे कहाँ है, एक बार दिखाना। पेपर दिखाना है। देखना है मेरे को। कुलदीप कहाँ है? थैंक यू। लेके जाना, लेके जाना। अरे बात नहीं बेटा। ओह, बच्चा पार्टी सुनो। आपको, हेलो, आपको कोई सवाल तो नहीं पूछना इसमें? बोलो। हाँ, नहीं वो एसेट है, डेप्रिसिएशन मिलेगा 40%। डेप्रिसिएशन मिलेगा उससे 40% आपको। आपके स्टडी मैट का क्वेश्चन है ये। 8th क्वेश्चन डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है वो भाई ना, स्पर्श। आप एक बार क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार देखो। अरे बात नहीं, ओए बच्चों, बात नहीं करनी है। 8th क्वेश्चन देखो एक। मिस रिमझिम एज्ड 32 years, एन इंटीरियर डेकोरेटर। क्या है? इंटीरियर डेकोरेटर है। हैज प्रोफेशनल रिसीट 25,60,000, 25,60,000 for the previous year 24-25. She also earned 125 as dividend. 4,65,000 as interest. Incurred expenses 13 lakh for the profession and 30,000 as interest on loan for making investment in shares on which she received dividend. वो लगाना था फॉर्मूला आपको, डिविडेंड अमाउंट का 20% निकालते थे ना। What would be her total income for the previous year, assuming that she wished to make maximum tax savings without getting her books of accounts audited? तो प्रोफेशनल्स को हम कहाँ भेजा करते थे? 44 ADA में भेजा करते थे, यही भेजते थे प्रोफेशनल्स को। बोलो। तो उनका जो ग्रॉस रिसीट होता था उसका 50% ले लिया करते थे इनकम। तो इनका पीजीबीपी का इनकम निकल जाएगा। क्या निकल आएगा? पीजीबीपी का इनकम निकल आएगा। बोलो। तो 25,60,000 का 50% निकालो। हाँ, 1280। और आईएफओएस का इनकम निकालो। कोई एक्सपेंस माइनस नहीं होगा। आईएफओएस में 4.65, 4.65 उनका इंटरेस्ट है। बोलो। और उसमें कितना आएगा? डिविडेंड कितना लोगे?
तो डिविडेंड आएगा 1280 प्लस 465 और डिविडेंड की अमाउंट कितनी है? सॉरी, 1 लाख। और उसमें से खर्चा कितना काटोगे? एक्सपेंस भी तो हुआ होगा ना भाई, एक्सपेंस भी तो हुआ है ना। क्या 30 माइनस कर दिया आपने? पूरा इंफॉर्मेशन रीड करो एक बार, डिविडेंड वाला पूरा इंफॉर्मेशन रीड करो। और डिविडेंड इनकम अगर आपने पैसा ब्याज पे लेके लगाया होता है ना, हेलो, अगर आपने पैसा ब्याज पे लेके लगाया होता है ना, तो डिविडेंड इनकम को हम ऐसे एडजस्ट करते हैं। ये वाला केस आया तो था हमारा, डिस्कस तो हुआ था। रुको जरा एक सेकंड, दिखा देता हूं आपको। तो ये तो आसान सी एडजस्टमेंट थी, बस इंटरेस्ट का एक पोर्शन आपको हटाना था इसमें से। ये देखो, डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी हमने कहां पे करी हुई है? आप इसकी डिविडेंड इनकम कितने लिखोगे? आप इसकी डिविडेंड इनकम लिखोगे 1 लाख रुपए। सेक्शन 57 था ना, ये केस पढ़ाया तो था आपको मैंने, पढ़ो। ये रहे यहाँ पे केसेस, क्लास में ही तो डिस्कस हुआ था आपकी। ये रहा, वैल्यू पुट करके निकाल लो। कितना पैसा बोरो किया इसने? बोरो कितना किया है? कहां लिखा है? कहां लिखा है? एंड 30,000 as interest on loan for make investment on shares which she received dividend. What would be her total income? तो पैसा बोरो कहां पे लिखा है, कहां करा है? हाँ, नहीं एग्जाम्पल नहीं, इसमें कह रहा हूं मैं तो आप लॉ कैसे लगाते थे याद है भाई? आप ऐसे करते थे, मान लीजिए बोरो कितना किया है और उस पे इंटरेस्ट कितना दिया है, तो उसमें हम आंसर कैसे कैलकुलेट करते थे? तो ये मैंने यहाँ पे ना नीचे इस तरफ दिखाया था, ये तो केस था। यहाँ पे हमने देखा था, देखो ये एक्सपेंस को ना, देखो क्या लिखा था, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू अर्न सच इनकम इज अलाउड एज डिडक्शन, हाउएवर such interest expenditure cannot exceed 20% of the gross amount of such income. हमारे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में इंटरेस्ट का इनकम है 1,25, 1,25 का 20% निकाल लो, 20% आया 25,000। और आपने इंटरेस्ट कितना दिया बाबू? हम इनमें से जो भी क्या होगा लोअर पकड़ेंगे, तो लोअर क्या है 25। तो 1,25 में से इंटरेस्ट का खर्चा कितना माइनस होगा, और हम सिर्फ ऐड कितना करेंगे 1 लाख। तो हमारा टोटल इनकम कितना निकल के आएगा? हमारा टोटल इनकम निकल के आएगा 1 लाख, यहां प्लस करूंगा, सबको जोड़िएगा, 18,45,000 आना चाहिए। प्लीज चेक योर आंसर। ऑप्शन दिया है कि आपको कहीं पे? तो ऑप्शन में है 18,45,000, फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, आप में से 18,25,000 टिक मारा है क्या किसी ने, या क्या करा है मतलब, बताओ मेरे को एक बार। 18,70,000 कर दिया, ठीक है, ये भूल ही गए मतलब आप। बहुत बढ़िया, वो एक्चुअल में जाते जाते पढ़ाया था ना, तो ध्यान तो रहता नहीं है, नशे में रहते हो। और क्या है, और कुछ है तो बताओ।
डिप्रिशिएशन वाला भी स्टडी मैट का क्वेश्चन है। एग्जामिन द फॉलोइंग एक्टिविटी वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर जीएसटी लॉ। पहला वाला केस का क्या रहा? मिस्टर सोनू फ्रॉम चंडीगढ़ परचेज अ वाटर कूलर फ्रॉम मल्होत्रा ब्रदर्स ऑफ होशियारपुर फॉर ₹25,000 to donate it to a temple situated in Hoshiarpur. Mr. Sonu directed Malhotra brother to engrave the word on the water cooler donated by Mr. Sonu from Chandigarh and dispatch the water cooler directly to temple. तो क्या करोगे? सप्लाई मानोगे? मान लोगे सप्लाई? चलो अगला पॉइंट देखना एक बार। Vasco Limited, a registered person in Ahmedabad, having head office located in Singapore. अरे बात नहीं, received management consultancy service free of cost from its head office. मानोगे? सप्लाई मानेंगे। Explain the concept of composite and mixed supply. A trader launches a package of sales of marriage containing है क्या है, क्या लिखा है? Launches a package of sales for अच्छा containing double bed, refrigerator, washing machine, wooden wardrobe at a single rate. He is issuing an invoice showing value of each good separately. Whether this case is a mixed supply or composite supply, explain. ना mixed है ना composite है, composite और mixed हम explain कर देंगे। और ये दोनों में से क्योंकि अलग अलग दिया है, separate दिया है तो separate दिया है तो बात खत्म हो गई, single price नहीं लिया तो ना ये कंपोजिट है ना ये मिक्स्ड है। एग्जामिन वेदर द एक्टिविटी ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। अच्छा ये 7 ओके पहला पॉइंट पढ़ेंगे। अरे बात मत करो, हेलो बातें बंद करो। क्या लिखा है? जो भी लिखा है। रिसीव्ड इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज फ्रॉम हर रेजिडेंस for her residence located at अच्छा मुंबई Mr. Rachel, Sydney, Australia. Amount paid the said service $5,000 क्या करोगे? कंसिडरेशन में इंपोर्ट हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है कि ब्रदर है, रिलेटेड पर्सन है, मानोगे सप्लाई, पर्सनल सर्विस है। आपका आंसर चेंज होगा कि अगर वो बिजनेस के लिए यूज करेंगे, यस हमारा आंसर चेंज हो जाएगा उसके। ठीक है, तो जीएसटी के 3 क्वेश्चंस थे। 3 में से एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कॉन्सेप्ट यूज हुआ है जो वैल्यू में पढ़ेंगे आप लोग। बाकी तो ठीक ठाक सही है। लो भाई किसका था ये पेपर? आ जाइए। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 3 में दूसरे होटल की इनकम, आईएनसी का मतलब तो मैं समझ लेता हूं इनकम ही होगा, भी एडजस्ट होगी ना न्यू वाले के साथ? हाँ बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। हाँ जी सर, क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? कहां तक पहुंच गए थे? कैपिटल गेन खत्म? हाँ नहीं हुआ था मतलब सेट ऑन सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में कैपिटल गेन तो मैंने निपटा दिया था आपका। लिखा कहां था मैंने उसको? यही था ना? ओके डन। डालिए, हेडिंग डालिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसका एडजस्टमेंट समझते हैं। एक बार लेक्चर नंबर बताओ श्रेया। है नहीं, वो नहीं करना, वो तो अलग चीज है। उसके बिना बताओ।
भाई मेरे को अभी कोई बात करते हुए नहीं दिखेगा। और ऐसे कौन कौन है जिन्होंने पेपर नहीं दिया कल वाला? अच्छा, ठीक है। पेपर ना देने पे कोई पेनल्टी पेनल्टी भी है क्या? क्या है? हाँ, रिकॉर्डेड क्लासेस का? ओके, कितने दिन? बस? तो 2 दिन बाद मिल जाएगा। ठीक है। हाँ, काली माता बलि स्वीकार करे, और क्या। सही बात है। चलिए जी साहब, अ, कितने लोग यहाँ पे आए थे देने के लिए टेस्ट? सही से हाथ उठाओ। अच्छा, वो बाकी घर से दिया सबने? सही है। अच्छा, घर से किसने किसने दिया? घर से, घर से। बढ़िया है। सुनो भाई रे बच्चों, प्लीज हेडिंग ड्रॉ करिए एक। हम पढ़ रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ लॉस अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। एडजस्टमेंट ऑफ लॉस अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। सुनो, हाउस प्रॉपर्टी में सोर्स कितने तरह का होता है? सोर्स जो होता है, मेरे ख्याल से 2 तरह का होता है। मतलब अगर हम टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी देखते हैं तो 2 तरीके की हाउस प्रॉपर्टी निकल के आती है। एक हाउस प्रॉपर्टी निकल के आती है लेट आउट प्रॉपर्टी। बोलो जल्दी। तो जो हमारी हाउस प्रॉपर्टी निकलती है वो टेक्निकली 2 तरह की निकलती है ना? 2 तरह की एचपी निकलती है यहाँ पे। एक हाउस प्रॉपर्टी निकलती है सेल्फ ऑक्यूपाइड। मैं नॉर्मली लिख लेता हूं एसओपी, आप सब समझते हैं इसको। और एक हमारा निकलता है क्या? एलओपी। सुनो मेरी बात ध्यान से, हाउस प्रॉपर्टी के जो लॉसेस हैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि हाउस प्रॉपर्टी का टाइप कैसा है। और मजे की बात सुनो, आप टैक्स कौन से रिजीम में दे रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर आपके क्वेश्चन में आपके टैक्स के पेमेंट का कौन सा रिजीम लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, आप ऐसे समझो कि एसओपी जो है हमारा, उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ क्या आता है? सिर्फ और सिर्फ क्या आता है?
लॉस आता है, कैसे आता है बताइए, सुनिएगा ध्यान से प्लीज 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 प्लीज। हाउस प्रॉपर्टी को एक बार थोड़ा, भाई 20 दिन में आया तू आज, थोड़ा सुन ले। बैकअप है तेरे पास? देखा तूने? नहीं देखा है, झूठ बोल रहा है। अरे नहीं देखा, चिट्ठियां निकल पड़ी, उठाओ 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 उठाओ। कुलदीप अरे उठाना। ले, हद कर रहा है यार, इतनी देर में तो बटोर लेता, पढ़ के सुना देता सबको है। हाँ भाई, देखा बैकअप? ठीक है कुलदीप खड़े हो जाओ बेटा। मेरे को हाउस प्रॉपर्टी एसओपी का टैक्स ट्रीटमेंट बताओगे आप फटाफट से, जल्दी 1 मिनट लगा के। जब हम इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी पढ़ते थे तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता था? कुलदीप लाइव में बोल रहा हूं, मुक्के से कमर तोड़ दूंगा अगर नहीं बता पाया तो। देख लेना तू, आज तू गया, आज मैं बता रहा हूं मतलब। ठीक है भाई सुनो ध्यान से प्लीज, अगर आप ये ट्रीटमेंट नहीं समझ पाए ना ये वाला, तो ये ट्रीटमेंट भूल जाओ आएगा आपको, क्योंकि लिंक्ड है ये आपस में। हाँ सर बोलिए, फॉर्मेट बना लूं मैं जो आप कह रहे हो? ठीक है, डर मत, तो डर मत, मैं अभी ऐसे नहीं मारूंगा, जब तक तू बिल्कुल चुप नहीं हो जाएगा तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तेरे चुप होने के बाद मैं तेरे को ठोकूंगा अभी। चल बता जल्दी से, आज मैं तेरे को सीधा कर दूंगा बाय गॉड। बता एसओपी का ट्रीटमेंट बता, और एलओपी का मैं फिर दूसरा मुर्गा पकड़ता हूं कोई। तो बता जल्दी से, पहले यहाँ पे क्या होगा? जीएवी क्या होगी? जीरो कुछ नहीं होता है यहाँ पे, नील होता है। चलो आगे बढ़ो, अगला बताओ, अगला फॉर्मेट बताओ नेक्स्ट। बीच में मत बोलो भाई, सीधा देख लल्ला। हाँ म्युनिसिपल टैक्स क्या होगा बता? पे किया होगा तो, पे किया होगा तो है, सीधा सीधा कर, कमर कमर। हाँ कोई बात नहीं ना। अच्छा ये बोतल देना है, वेजिस पे रखो निकाल के लोहे की बोतल। क्या क्या बोल रहा है रे? हाँ तू बता, चला म्युनिसिपल टैक्सेस का बता क्या होगा? नील होगा। चल एनएवी बता क्या होगा? शाबाश। इसके बाद फटाफट से भाई, बीच में नहीं बोलना रे। अंडर सेक्शन 24A का डिडक्शन बता कितना आएगा? नहीं मिलेगा, ठीक है। अंडर सेक्शन 24B का डिडक्शन बता कितना मिलेगा? जितना उतने, इसीलिए तो कह रहा हूं ना, इसीलिए तो कुटोगे तुम आज। हाँ हाँ हाँ, जितना उसने पे किया होगा, जितना उसने पे किया होगा। हाँ जी सुनो रे, सुनो सुनो सुनो, 2,30,000, वही बोल रहा था जितना उसने पे किया था, 2 लाख और। लेकिन पृथ्वी अगर वो न्यू टैक्स रिजीम फॉलो कर रहा होगा तो ये डिडक्शन की अमाउंट कितनी होगी बेटा? जल्दी बता, खड़ा हो जा। ये डिडक्शन की अमाउंट कितनी होगी एज पर, अगर वो टैक्स दे रहा होगा अंडर सेक्शन 115BAC1A? किससे पूछ रहा है? विद्या माता का समय, सबको, कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा। हाँ भाई बता। हाथ निकाल, 50,000 हाथ निकाल आगे, कोई सा भी जो टूटने से बचे। हैं? वही तो कह रहा हूं, इसको मैं करूंगा ना असर। अरे मैं करूंगा ना इसको असर, नहीं असर तो हुआ होगा, इसको लगी है। हाँ भाई कितना मिलेगा बताओ? सर ये सेक्शन का डिडक्शन ही नहीं मिलता है, 115BAC1 में इसका डिडक्शन मिलता ही नहीं है, नील रहता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा
तो इधर एक्चुअल में लॉस या इनकम, सुनो रे, शून्य रहेगा, कुछ नहीं होगा। सरकार कहती है तेरा घर, तूने 115 BSc 1 लिया है, ऑलरेडी हम तेरे से टैक्स कम ले रहे हैं, ऑलरेडी हम तेरे से टैक्स कम ले रहे हैं, इसलिए तुझे इस इंटरेस्ट को बोलना पड़ेगा, ये तेरा खर्चा है, पर्सनल खर्चा है तेरा, डन। लेकिन अगर 115 BSc 1 नहीं लग रहा है तो फिर ये लॉस आएगा। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि साहब ये रिजीम कौन सा फॉलो कर रहे हैं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बात समझ आ गई? ठीक है, इसी सिचुएशन को मैं बदल देता हूं और सेम सिचुएशन, दोनों बैठ जाओ, सेम सिचुएशन है और एलओपी का केस है। पार्थ खड़े हो जाइए, लेट आउट प्रॉपर्टी का केस है बेटा। आप आओगे या मैं आ जाऊं? इधर ही आ जाओ। नहीं, क्योंकि सवाल का जवाब तो मुझे लगता नहीं है मिलेगा, या मिल जाएगा, ट्राई करके देखें एक बार, ट्राई कर लेते हैं। खड़े हो जाओ, सुनो भाई, जीएवी बताओ कैसे निकलेगी, जीएवी बताओ कैसे निकलेगी। जैसे जैसे क्वेश्चन के आंसर आने बंद हो जाए, एक एक सीट इधर खिसकते रहना। जीएवी बताओ कैसे निकलेगी जल्दी। बोतल नहीं, मैं कल वो लेके आऊंगा घर से, लट, हाँ कल लेके आऊंगा। खड़ा हो जा। नहीं, मैं मेरी है ये। हाँ, ओए हेलो, बता। एज पर सेक्शन, ले यार मास्टर, मेरे को तो यही नहीं पता है कि कैसे वैल्यू, तो सेक्शन और पूछ रहा है भाई। हाँ जी, 23(1)ABC, चल बता, बात नहीं रे। म्युनिसिपल टैक्सेस बता जल्दी। हाँ हाँ बेटा, अंडे दिलवाने हैं मैंने तेरे से यहाँ पे, मैं बता रहा हूं तुझे, यही बना दूंगा कोने में मुर्गा। अरे मिलेगी क्या डिडक्शन? एनएवी बताओ सर, कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव और माइनस करो इसमें से अंडर सेक्शन 24A कितना मिलता है, और अंडर सेक्शन 24B कितना मिलता है। सर इसकी कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, जितना इंटरेस्ट होगा उतना मिलेगा, खत्म बात, नो कंफ्यूजन एट ऑल, बहुत सिंपल क्लियर केस है, हाँ या ना। अब जब क्लियर केस है तो यही ट्रीटमेंट अब यहां पे आ जाएगी आगे। मैं अभी 1 मिनट में कर लेंगे, रुक जा। हाँ जी, इधर आओ जरा बच्चों, रजिस्टर निकाल लिया, आ जाओ यहाँ पे। लेकिन पहले एक बार स्टडी मैट पे चलता हूं मैं आपको लेके, थोड़ा जरूरत पड़ेगी स्टडी मटेरियल की ना, तो बोर्ड पे देखो एक बार। बेटा बात ही नहीं, अब मेरे को आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की। देखो एक बार स्क्रीन पे देखो, हाउस प्रॉपर्टी में दिखाता हूं आपको, हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस, क्योंकि क्वेश्चन भी करना पड़ेगा ना साथ साथ। अब बिजनेस लॉस 72, हाउस प्रॉपर्टी 71, खत्म बात, आ जाओ इधर। इंटर हेड भाई, बात नहीं, आवाज नहीं आनी चाहिए मेरे को बिल्कुल भी। दोस्तों देखना, पहले इंटर सोर्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इंटर सोर्स एडजस्टमेंट लिखा हुआ है। इंटर सोर्स एडजस्टमेंट के अंदर हमने एक एग्जाम्पल में लिखा है, लॉस फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर हाउस प्रॉपर्टी। इजी मतलब ऐसा है कि आपके पास यहाँ पे इधर ये 2 हाउस प्रॉपर्टी हैं। आई एम टेलिंग यू कि भाई मैं 115 BSc 1A में टैक्स नहीं दे रहा हूं,
ओल्ड रिजीम में टैक्स दे रहा हूं, ओल्ड रिजीम में टैक्स दे रहा हूं, तो मेरे पास एक एसओपी है और मेरे पास एक क्या है, एक मेरे पास एलओपी है, एक लेट आउट प्रॉपर्टी है और एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। भाइयों मेरी लेट आउट प्रॉपर्टी मुझे इनकम दे रही है, पॉजिटिव इनकम आ रही है मेरी। जैसे लेट आउट प्रॉपर्टी में एक मेरा कल का ही केस था, वहां पे मुझे 91,318 रुपीज का इनकम आ रहा था और यहां मुझे लॉस आ रहा था एसओपी में 2 लाख रुपए का। कितना लॉस आ रहा था? 2 लाख का। तो मेरे को फाइनल इनकम कितना आया सर? यहाँ पे नेट आपको क्या आया? लॉस आया, नेट लॉस आया। तो पुराना लॉ जो कहता था हमारा, वो ये कहता था कि भाई अगर आपको मान लीजिए 2 हाउस प्रॉपर्टी हैं, एक से लॉस आ रहा है, एक से इनकम आ रही है, तो आप इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कर सकते हो और फाइनल इनकम आप लॉस का निकाल सकते हो। सरकार को इसी से आपत्ति थी। आपको पता होगा 115 बीएसी में 24 बी को उड़ाने के पीछे लॉजिक क्या था? 24 बी को उड़ाने के पीछे सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में क्या क्या लॉजिक था भाई? 24 बी सेल्फ ऑक्यूपाइड में ही तो नहीं मिलता, लेट आउट में तो मिलता है। अब ये मत समझ लेना कि लेट आउट में भी नहीं मिलता। अगर आप 115 बीएसी में टैक्स दे रहे हो तो लेट आउट प्रॉपर्टी में तो मिलता है इंटरेस्ट रिडक्शन, बट कहां पे नहीं मिलता? एसओपी में नहीं मिलता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में नहीं मिलता 24 बी। अब 24 बी नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि ये लॉस आता था। सोचो अगर ये प्रोविजन नहीं होता तो क्या होता? सिंपल है ना भाई, अगर ये प्रोविजन नहीं होता, नया वाला प्रोविजन नहीं होता, तो ये लॉस एज इट इज खड़ा रहता कि नहीं खड़ा रहता? अब प्रोविजन डाल दिया कि 24 बी एसओपी को मिलेगा ही नहीं, तो बात खत्म। देखो वो लॉस हट गया वहां से, उल्टा 91,318 पे टैक्स और मिलेगा। बोलो। तो कुल मिला के इसको दिमाग से समझना है बात को कि मैं बोल क्या रहा हूं, ठीक है? तो अगर हम हाउस प्रॉपर्टी में एडजस्टमेंट 2 तरीके से करते हैं, बैठ गए आप? जवाब तो आते नहीं आपके हैं? अच्छा, और तेरे को कितनी बार मैंने मना किया कि वहां नहीं बैठना है? और मेरे को सब पता है कि तू मलिक सर की क्लास में पीछे बैठ के मोबाइल चलाता है। किसी दिन ठोकूंगा तेरे को मैं। क- काम तो तुझे रोज होते हैं। अरे मैं रोज देखता हूं तेरे को, वीडियो बना रखा है मैंने, सो दैट पेरेंट्स को भी दिखाया जा सके। समझ गया तू? हाँ। कभी कभी तू आता है 15 दिन में एक बार क्लास में, गधा। पढ़ाई कर ले, नहीं तो उल्टा लटका दूंगा तेरे को मैं। क्या? अभी से बैठ जा, पढ़ ले भाई। हाँ जी, निपटाएं दोस्तों इसको, आ जाइए। कैसे लिखेंगे हम इसको? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख लो, एक तरफ लिख लो इंट्रा हेड, एक तरफ लिख लो इंटर हेड। पहले इंट्रा लिख लेना क्योंकि पहला काम तो इंट्रा से ही होता है ना, तो पहले इंट्रा लिख लेना। इंट्रा हेड, और इंट्रा हेड में अभी हमने क्या पढ़ा? लॉस फ्रॉम 1 HP कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम अनदर HP, यही पढ़ा। अच्छा, और इंटर में हमने क्या पढ़ा? सर इंटर हेड में डिपेंड करेगा रिजीम कौन सा है। बोलो। अच्छा ये बताओ, क्या इंट्रा में रिजीम मैटर नहीं करेगा? नहीं करेगा। पूछो क्यों? क्योंकि अगर न्यू रिजीम होगा तो सामने वाले को 24 भी मिलेगा नहीं, और
एसओपी से लॉस आएगा नहीं, और अगर एलओपी से लॉस आता भी है, अगर न्यू रिजीम में एलओपी से लॉस आता भी है तो आप उसे रोक नहीं सकते, वो तो एडजस्टमेंट होगा ही होगा। बात समझ आई मैंने क्या बोला भाई? मैंने ये बोला कि अगर ओल्ड रिजीम है तो लॉस आ सकता है, एसओपी में वो इंटरेस्ट की डिडक्शन लेगा, लेकिन न्यू रिजीम में उसे डिडक्शन मिलेगी ही नहीं। जब डिडक्शन मिलेगी ही नहीं तो लॉस आएगा ही नहीं। लॉस आएगा नहीं तो तुम सेट ऑफ किसका मांग रहे हो? तो सेट ऑफ का कोई मैटर नहीं है। लेकिन अगर न्यू रिजीम है तो एलओपी में तो लॉस आ सकता है, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आ सकता है, एक्सपेंसेस मोर देन रेवेन्यू हो सकते हैं। तो ऐसे केस में आपको लॉस इंट्रा में तो अलाउड होगा एडजस्ट करना। तो दैट्स व्हाई मैंने क्या बोला, लॉस फ्रॉम 1 HP कैन बी इजीली सेट ऑफ टू द अनदर इनकम या अनदर हाउस प्रॉपर्टीज इनकम। इस बात को आराम से सोचना मैंने क्या कहा है, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है आपको, और रट्टा मारने से ये होगा भी नहीं, कितना भी रट्टा मार लेना ही नहीं बनेगा, आपको समझ के करना पड़ेगा इसको। मैंने बोला क्या है कि भाई अगर न्यू रिजीम है 24B मिलता ही नहीं है, 24B मिलता ही नहीं है, मिलता नहीं है तो बात खत्म, लॉस भी नहीं आएगा, मिलेगा नहीं तो लॉस नहीं आएगा। आप देखो ना, वो तो सारा कुछ जीरो हो जाएगा ना, उधर एसओपी तो पूरा जीरो हो जाएगा, हाँ या ना? लेकिन एलओपी में तो न्यू हो या ओल्ड हो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना बेटा। एलओपी में कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एलओपी में। अब एलओपी में कोई अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी तरह का तो प्रॉब्लम खत्म हो गई हमारी। भाई हमारी प्रॉब्लम क्या हो गई? सॉल्व हो गई, आसान है। अब हमारी प्रॉब्लम यहां तो सॉल्व हो गई, चलो सर ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब सवाल आया लेट आउट प्रॉपर्टी का मैटर है नहीं, लेकिन उसमें एक प्रॉपर्टी लॉस दे रही है और दूसरी इनकम दे रही है, तो नेट इनकम ही तो निकालोगे, हाँ या ना? तो लिखो इंट्रा का क्या ट्रीटमेंट होगा, लॉस फ्रॉम 1 HP can be set off against income from another house property। डन, आसान है। इंटर हेड एडजस्टमेंट, तो आई एम शोइंग यू द टैक्स ट्रीटमेंट, मैं आपको टैक्स ट्रीटमेंट दिखा रहा हूं, बोर्ड पे आ जाओ। और अभी मैं इतनी देर से जो पढ़ा रहा था वो ये पढ़ा रहा था, आपको कोशिश कर रहा था समझाने की। अब मेरे को लगता नहीं है तुम्हारे में से तुम्हारा दिमाग काम करता है कि नहीं करता है मेरे को नहीं पता है, बट कोशिश करते हैं एक बार और। द लॉस under head income from house property would not be allowable to set off against income under any other head if SAC pay tax at concessional rate। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। कंसेशनल रेट का मतलब क्या हुआ? अंडर सेक्शन 115 BAC 1। क्लियर? आगे देखो, however if SAC exercise the option of shifting out of default tax regime provided under section 115 BAC 1A and there is a loss under head house property, assessee has income assessable under any other head of income, maximum HP का loss set off किया जा सकता है कितना? 2 लाख रुपए तक। In other word, in such case amount of loss exceeding 2 lakh would not be allowable to be set off against income any other head। तो क्रक्स निकल के ये आया कि जी देखिए ऐसा है, बहुत सीधी बात है। अगर इंटर हेड की एडजस्टमेंट करोगे तो दो बातें दिमाग में डाल लेना अच्छे से। नंबर 1, अगर असेसी टैक्स दे रहा है एज पर सेक्शन 115 BAC 1A, तो ऐसे स्थिति में, ऐसे सिचुएशन में आपको समझना पड़ेगा
कि साहब इसमें आपको जो इंटर हेड एडजस्टमेंट है वो अलाउड नहीं है, एक सिंगल रुपए का अलाउड नहीं है सर दोनों केस में, ना ही लेट आउट में और ना ही सेल्फ ऑक्यूपाइड में। सिर्फ लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, सिर्फ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन अगर सिचुएशन ये है, एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम अगर मैटर है, तो हमें कहा गया कि आप अपना लॉस सेट ऑफ कर लेना, कितना अलाउड है, एडजस्टमेंट अलाउड है मैक्सिमम अप टू रुपीज 2 lakhs। और कहां कहां से अलाउड है, कहां कहां से अलाउड है सर? पहला हेड बताओ कौन सा है, पहला हेड कौन सा है? कोई नहीं रोक सकता। दूसरा हेड कौन सा है? खुद हाउस प्रॉपर्टी अपना ही है, उसको ऑलरेडी हो चुका है। तीसरा बताओ, पीजीवीपी कोई नहीं रोक सकता। तीसरा हेड कैप गेन, कोई नहीं रोक सकता, एडजस्ट कर लेना। चौथा हेड कौन सा है? कोई नहीं रोक सकता, एडजस्ट कर लेना, एक्सेप्ट लॉटरी। एक्सेप्ट लॉटरी को छोड़ देना भाई, उसको हाथ मत लगाना, ना उससे कुछ एडजस्ट होगा ना वो किसी से एडजस्ट होगा, वो एक्सक्लूसिव अलग रहेगा। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम एग्जाम्पशन कितना मिलता, सॉरी आप सेटलमेंट कितना कर सकते हो? 2 लाख का। सुनिएगा, सैलरी में आपको 140 है तो बिजनेस में आप 60 कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। मान लो आपका टोटल लॉस आया 3 लाख का, तो 2 ही एडजस्ट कर सकते हो, एक को क्या करना पड़ेगा? कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको एडजस्टमेंट कितना मिलेगा? 2 लाख रुपए का मैक्सिमम एडजस्टमेंट मिलेगा आपको। क्लियर? अब मेरे को बताओ जरा, ये एचपी का मैटर क्लियर हुआ, इंट्रा और इंटर दोनों। अब आप इसको कैरी फॉरवर्ड करोगे, तो जब आप इसे कैरी फॉरवर्ड करोगे ना, एचपी की कैरी फॉरवर्ड, आप जब मान लीजिए नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करोगे, 3 ट्रीटमेंट थे ना दोस्तों, तो आखिरी ट्रीटमेंट था कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का। तो आप जब इसे कैरी फॉरवर्ड करोगे, आप जब इसे कैरी फॉरवर्ड करोगे, तो कैरी फॉरवर्ड करते हुए आप ये लॉस को कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? 8 साल तक। और वंस यू हैव कैरी फॉरवर्डेड एनी लॉस, आप सिर्फ उसका कैसा एडजस्टमेंट कर सकते हो? इंट्रा ही एडजस्टमेंट हो सकता है, इंटर कोई एडजस्टमेंट उसका नहीं हो सकता। ये हमने पढ़ा। डन, खत्म करो इसको, कॉपी कर लो जिसने नहीं किया। अरे हो गया क्या? है? हो गया? अरे हो गया? हेडिंग डालो, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन।
पीजीवीपी का एडजस्टमेंट करेंगे। थर्ड नंबर, हम पीजीवीपी को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं जब भी इस चैप्टर को सॉल्व करते हैं ना, तो हम पीजीवीपी को 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। 3 बिजनेस यहाँ पे निकल के आते हैं, मैंने आपको निकाल के दिया था, 3 बिजनेस थे वहां पे, राइट। तो अब एक बार उसको देखते हैं। नॉर्मल, सबसे पहला आप लिखेंगे नॉर्मल बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस। दूसरा आप लिखेंगे स्पेकुलेटिव बिजनेस, और नंबर थर्ड आप लिखेंगे, तीसरे नंबर पे आप लिखेंगे बिजनेस स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 35AD, बिजनेस स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 35AD। तो ये याद है इन्वेस्टमेंट लिंक्ड बिजनेस थे, आपको पता है इनमें लॉस भी बहुत हैवी आया करता था। स्पेकुलेटिव बिजनेस सरकार जनरली प्रमोट नहीं करती, और थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस नॉर्मल। देखिए आप ऐसे समझिए कि 90% बिजनेस नॉर्मल ही होते हैं, 90% बिजनेस क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं, और 1 से 2% स्पेकुलेटिव होते हैं, बाकी के बिजनेस होते हैं कौन से, स्पेसिफाइड। बहुत क्लियर शब्दों में आपको मैं बताता हूं, अगर आपको यहां से लॉस आया है, मान लीजिए आपका बिजनेस है 35AD के अंदर, उसका लॉस आया है, तो मैं आपको बता देता हूं उस लॉस का वजन इतना ज्यादा होता है कि ना ये उठा सकता, ना ये उठा सकता, ना कोई और हेड उठा सकता। तो गवर्नमेंट कहती है बिल्कुल क्लियर है, अगर यहां से लॉस आया है तो आप ये लॉस का एडजस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ सेम सोर्स से कर सकते हो, सेम सोर्स, ओनली अलाउड फ्रॉम सेम सोर्स, राइट। तो मैं लिख देता हूं यहां पे ओनली अलाउड फ्रॉम सेम सोर्स ऑफ इनकम, आप भी लिख लीजिए ओनली अलाउड फ्रॉम सेम सोर्स। बेटा सेम सोर्स का मतलब क्या हुआ, यानी कि आपको ये लॉस सिर्फ और सिर्फ उसी बिजनेस से मिल सकता है जो 35AD में आया हुआ हो, तो ये लॉस आप उसी की इनकम से एडजस्ट कर सकते हो। कारण है ना, इनकम भी हैवी होती है उस बिजनेस की। सर इधर आ जाओ, स्पेकुलेटिव आ जाओ। अगर स्पेकुलेटिव का लॉस दिख रहा है तो आपको याद रखना है गवर्नमेंट स्पेकुलेटिव का लॉस ना उधर से सेट ऑफ होने देती है, ना उधर से सेट ऑफ होने देती है, यानी कि आप ना इधर जा सकते
ना इधर जा सकते, दोनों ही तरफ अलाउड नहीं है। तो सिर्फ क्या कर सकते हो, सिर्फ क्या कर सकते हो, ओनली अलाउड फ्रॉम, बोलो, सेम सोर्स। आप इसको सेम सोर्स से ही एडजस्ट कर सकते हो। कहां से एडजस्ट कर सकते हो, सेम सोर्स से। व्हेन इट्स कम टू नॉर्मल बिजनेस, तो सबसे पहले नॉर्मल बिजनेस का लॉस, अगर नॉर्मल बिजनेस से लॉस निकला है तो आप उस लॉस को सबसे पहले अलाउ कर सकते हो किसी दूसरे नॉर्मल बिजनेस से। मान लीजिए आपकी कपड़े की दुकान है और कपड़े की दुकान से लॉस आ गया, और एक पान की दुकान है, तो क्या दोनों का एडजस्ट हो सकता है, तो दोनों का एडजस्ट हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो नॉर्मल बिजनेस का लॉस किसी दूसरे बिजनेस से अलाउड है, तो कैन बी एडजस्टेड, कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम इनकम, फ्रॉम इनकम of any other नॉर्मल बिजनेस। बोर्ड पे देखते जाओ, कोई दूसरा नॉर्मल बिजनेस है उससे भी एडजस्ट कर सकते हो, और स्पेकुलेटिव से भी एडजस्ट कर सकते हो। स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम है उससे भी एडजस्ट कर सकते हो, और बिजनेस स्पेसिफाइड, बिजनेस स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 35AD। दोस्तों देखो, नॉर्मल बिजनेस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इट कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम नॉर्मल, इट कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम स्पेकुलेटिव, इट कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम बिजनेस स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 35AD। यानी कि ये जो बात हो रही है, ये ऐसे तो जा सकता है भाई, एडजस्टमेंट ऑफ लॉस इस तरफ तो जा सकती है, अलाउड है, और इससे निकल गया तो इससे भी अलाउड है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर, जो रिवर्स ऑर्डर है वो किसी भी स्थिति में अलाउड, ये इस स्थिति में कोई भी सिचुएशन में आपको अलाउड नहीं है। यानी कि मैं ऐसे लिखूंगा कि ये अलाउड है, राइट, और नॉर्मल का अगर इससे निकल गया तो इससे भी अलाउड है। अब इसका उल्टा मतलब मत लगा लेना कि स्पेकुलेटिव भी इससे हो सकता है, नहीं। अच्छा, ये नीचे वाला सिचुएशन ये अलाउड नहीं है, ये बहुत क्लियर है, और ये भी अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। ओके, तो इस तरफ से अलाउड नहीं है, इस तरफ से अलाउड है। अब ध्यान दो, अगर फिर भी कुछ रह गया तो क्या करोगे, तो कैरी फॉरवर्ड करते हैं सर हम, और कैरी फॉरवर्ड इसका 8 साल तक अलाउड है, इसका 4 साल तक अलाउड है, इसका कैरी फॉरवर्ड 4 साल तक अलाउड है, और बेटा इसका कैरी फॉरवर्ड, जो इधर वाला कैरी फॉरवर्ड है, ये हमें अलाउड है कितना, ये हमें अलाउड है इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स तक। तो इसको हम बोलेंगे अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स। ये ऐसा लॉस है जो कभी नहीं मरता, अजर अमर अविनाशी है, ये कभी कुछ नहीं होता इसका, ये ऐसे ही रहता है, दैट इज अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स। तो इसको आप कितने भी साल तक अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स तक रख सकते हो। ठीक है, तो ये वो लॉस है जो इसका कोई भी ऐसा, मतलब कोई इस इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब तक रहेगा वो चलता रहेगा, जब इसका मन करे तब इसे एडजस्ट कर लो आप। ठीक है, चलिए, ये आपका हो गया पीजीबीपी का केस। सवाल पूछिए किसी के मन में, कोई अगरमच्छ मगरमच्छ अटक रहा हो तो। किसका इंटरहेड, अभी तो बताया मैंने इंट्रा इसका, इंटर, हाँ इंटर पे अभी आऊंगा ना, पहले इसको तो लिख लो। इंटर तो बहुत सिंपल है, और भी आसान है इंटर तो। देखो सुनो,
अरे सुनो, ये ऐसे दो लॉस हैं जिनके साथ उनके खुद के घर वाले नहीं खड़े। भाई खुद के घर वाले कह रहे हैं भैया हमें मतलब नहीं है रे इससे, नहीं। अरे सुनो, घर में कई बार ऐसी आवारा संतान जन्म ले लेती है, माता पिता कहते हैं दुखी हो गए हम तो इससे, हैं। अरे बोलो, वो कहते हैं यार ये पता नहीं ये किस घड़ी पैदा हुआ था घर में, जिससे देखो लड़ता है झगड़ता है, इससे इसको भगाओ यार यहाँ से। उसके साथ बाहर वाले तो क्या, उसके साथ घर वाले नहीं खड़े, तो जिसके साथ घर वाले नहीं खड़े उसके साथ बाहर वाले खड़े होंगे क्या? तो बहुत क्लियर है, स्पेकुलेटिव और 35 एडी। मैंने अभी बोला आपको कि बाहर वाले हाथ जोड़ लेंगे इनसे, वो भाई तू जा यार, कहाँ सिर मार रहा है हमारे से। लेकिन देखो नॉर्मल वाला एक ऐसा था ना जिसके साथ घर वाले भी खड़े थे, घर वालों ने कहा था ना यार कोई नहीं, तू कोई टेंशन मत ले, हो जाएगा। तो अब इस लॉस का ही सिर्फ आपको क्या मिलेगा, इंटर मिलेगा। यानी कि सुनो मेरी बात, इन दोनों के लिए इंटर के दरवाजे क्या हैं, इन दोनों के लिए इंटर के दरवाजे क्या हैं, बंद है। अब मैंने पूछा ऐसे कि बेटा इसका क्या मतलब होता है, पार्थ जैसा बच्चा बैठा था एक क्लास में, तो मतलब पता क्या, ईश्वर छांट के भेजता है मेरे पास, तो बैठा था वो। मैंने बोला पार्थ बता बेटा इसका क्या मतलब है, कहता है इसका मतलब है वो फाइनल में नहीं जा पाएगा। इंटर के दरवाजे बंद है तो इंटर तो क्रॉस हो नहीं सकती, तो फाइनल में कैसे जाएगा सर? अरे इंटर मतलब इंटर हेड एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। सही है भाई, लिख लेता हूं यहां पे मैं कि इसके लिए कोई क्या नहीं है, ये डायरेक्ट फाइनल में जाएगा। फाउंडेशन से पार्थ जो है ये डायरेक्ट फाइनल में जाएगा। ये नहीं, देख कैसे सिर पकड़ के बैठा है, हाथ हटाएगा नहीं सिर से। हाँ जी, क्या लिखेंगे यहां पे, नो, नो इंटरहेड एडजस्टमेंट शैल बी अलाउड, नो इंटरहेड एडजस्टमेंट शैल बी अलाउड। अब तू छुट्टी करके दिखाइयो मेरे को, मैं बताऊंगा तेरे को। नो इंटरहेड एडजस्टमेंट शैल बी अलाउड, इसका घर किसको किसको पता है, पार्थ का घर किसको किसको पता है, नहीं पता है, इसका घर पता कर लो। इसको गाड़ी से घर से लेके आया करेंगे उठा के, ये बड़ी छुट्टियां करता है। गाजियाबाद रहता है, मेरे को लगता है मयूर विहार रहता है, गाजियाबाद रहता है। ठीक है, चलो ये हो गया भाई। ओए बच्चों, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो पाएंगे दोस्तों, क्या हो पाएंगे। अच्छा, और इनके कैरी फॉरवर्ड के नियम मैंने यहां बता दिया आपको नीचे। सुनो, ये वाला लॉस तो हो सकता है ना, इंटरहेड एडजस्टमेंट हो सकता है ना इस वाले लॉस का, तो ये वाला लॉस तो सीधा साधा है। देखो देखो देखो, नीचे ले आता हूं इसे यहां, तो यहां लिख देता हूं इसका इंटर। देखो तो ये वाले लॉस का अपन एक इंटरहेड एडजस्टमेंट कर सकते हैं, है ना। लिखो इसका इंटरहेड एडजस्टमेंट कैसे होगा। चलो भाई पृथ्वी, बताना जरा इसका इंटरहेड एडजस्टमेंट कैसे होगा, कैसे होगा। क्या पीजीबीपी का लॉस सैलरी से एडजस्ट हो सकता है दोस्तों, हो सकता है क्या, हो सकता है, देखो लड़का कह रहा है हो सकता है। और हाउस प्रॉपर्टी से हो सकता है क्या, कैपिटल गेन से हो सकता है क्या, है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से हो सकता है क्या। तो देखो मेरे पास हेड कौन से हैं, एक सैलरी है, एक हाउस प्रॉपर्टी है, एक कैपिटल गेन्स है, एक आईएफओएस है। हाँ जी, सैलरी पे कांटा मार दो, यहां पे कुछ भी नहीं कर सकते आप बिजनेस के लॉस का।
किसी भी तरह का एडजस्टमेंट आप बिजनेस के लॉस का सैलरी हेड की इनकम से नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है आपको, आप नहीं कर सकते ये सब, नहीं तो ये अन्याय हो जाएगा। सैलरी से नहीं हो सकता, यहां से आपको अलाउड माना जाता है, इधर अलाउड है। पार्थ तू समझ रहा है क्या? यहां से भी अलाउड है और यहां से भी अलाउड है, लेकिन आईएफओएस के साथ हमेशा एक प्रॉब्लम रहता है कि वहां कौन बैठा होता है? लॉटरी भी बैठा होता है। तो एक्सेप्ट लॉटरी दिमाग में डाल के चलना, एक्सेप्ट लॉटरी। आप इस बात को अच्छे से सेट कर लो कि साहब लॉटरी को मत छेड़ देना। ये हो गया जी साहब, क्लियर हो गया मैटर? ठीक है, हो गया। पीजीबीपी को नोट्स में से पढ़ते हैं एक बार, फटाफट आ जाओ। पीजीबीपी पढ़िए। खत्म बात। सैलरी को छोड़ के किसी से भी हो सकता है नॉर्मल बिजनेस का लॉस। फटाफट नीचे आइए, इस तरफ आइए। स्पेकुलेटिव का कोई इंटर एडजस्टमेंट नहीं हो सकता, बहुत क्लियर है। और 35 एडी का भी कोई इंटर एडजस्टमेंट in case assessee exercising the option of shifting out from default tax regime provided under section 115 BAC 1A loss of specified business can be set off only against the income. Such loss cannot set off against under any other head. एक बात और बता दूं, 115 BAC 1 का जिक्र होता है तो पीजीवीपी की याद आती है। वहां पे ये बात बहुत क्लियर थी, 115 BAC 1 में 35 एडी मिलता ही नहीं था। 35 एडी का एडजस्टमेंट सिर्फ आपको कब मिलता था? कब मिलता था डिडक्शन? जब आप ओल्ड टैक्स रिजीम में रहते थे। तो अब आप एक बात बताओ जरा, सोच के बताना, जो न्यू टैक्स रिजीम है हमारा, या न्यू टैक्स रिजीम तो अब इतिहास हो गया, अब तो नया इनकम टैक्स लॉ आ गया। तो नए इनकम टैक्स लॉ में गवर्नमेंट ने मजेदार बात करी है, उसमें सेक्शन 35 एडी जैसे सेक्शन की कोई जगह ही नहीं है। तो आप सोच के देखो कि जो गवर्नमेंट्स 35 एडी लाए थे, आज वो सत्ता में नहीं है, और जो गवर्नमेंट आज सत्ता में है वो 35 एडी जैसे सेक्शंस को रिस्पेक्ट नहीं दे रही है। तो कैसे बनेगी ये 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी, मेरे को ये बताओ आप। अरे कैसे बनेगी? वो हमारे सगे चाचा हैं, दिल्ली एटीसी में है वो, एटीएस सॉरी, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। तो कल शाम को वो वही रिटर्न विटर्न का मैटर होता है, तो कल संडे था तो आए हुए थे कल। तो उनका लगभग टोटल टीडीएस कटा हुआ है 4.5 लाख रुपए का, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तो मेरे को बोले न्यू टैक्स रिजीम में उन्होंने ऑप्शन डाला हुआ है, बोले देखना कुछ मिलेगा क्या वापसी। मैंने कुछ नहीं मिलेगा। कहता यार पहले तो मिल जाया करता था पर्ची वर्ची लगा के, अब तो नहीं मिलता। मैंने कहा भी रुक जाओ, तुम लोगों की ट्रीटमेंट भी प्राइवेट जैसी हो जाएगी। भाई एक तरीके से सरकारी भी आज उतना ही टैक्स दे रहा है जितना प्राइवेट दे रहा है, और कन्विंस कैसे कर रहे हैं, कहते देखो इतनी अच्छी सड़कों पे चलना है तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा ना। 15 मिनट बाद बोले सुमित एक बार चेक करियो धोला कुआं तक कितना जाम है। मैंने कहा यार आप अपनी बातों में फंस रहे हो चाचा, अभी कह रहे थे बढ़िया सड़कें बनी हुई हैं, अब पूछ रहे हो जाम कितना है। नहीं, तो कुल मिला के बराबर बराबर ही कर दिया इन्होंने सबको। तो जो नया वाला लॉ है उसमें आपको इतनी आपत्ति के साथ इस चैप्टर को नहीं पढ़ना पड़ेगा, वहां गवर्नमेंट का विजन बहुत क्लियर है, देश में रहना है तो टैक्स तो आपको
देना ही पड़ेगा, राइट? बात समझ गए आप? तो आपको अगर इस कंट्री में रहना है ना, तो इस बात को समझ लो आप कि हम आपके लिए ऐसा सिस्टम बना देंगे, फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा था, ऐसा सिस्टम बना देंगे जो एकदम सिंपल और लूसिड होगा। तो इसका मतलब यह है कि हम एक ऐसा सिस्टम बना देंगे जिसमें आपको प्रोफेशनल्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि साहब टैक्स बच सकता है क्या, किसी तरह बचने के सारे स्कोप क्या कर देंगे हम, खत्म कर देंगे। मैं भी सोच रहा हूँ अगले साल से कोई दूसरा सब्जेक्ट पकड़ूं। हाँ, क्या हालत कर दी है देख लो। नहीं नहीं पढ़ो, मतलब देख रहे हो क्या स्थिति बना दी इन्होंने। नहीं तो ये लॉ ऐसा बनाते जा रहे हैं कि भाई अब आप को उसी रास्ते पे चलना है। क्या कह रहे हो? क्लास का मैटर नहीं बताएंगे, बाद में बता देंगे, क्लास के बीच में तो कैसे बताएं? क्या? कुछ नहीं, 1 साल का आर्टिकलशिप कर लो, उसके बाद आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में शिफ्ट हो जाओ। देर आर सर्टेन कंपनीज जैसे जेपी मॉर्गन है, HSBC है, तो ये कुछ है, तो इनमें आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर दो, ठीक है? तो वहां से आप उस रूट पे जा सकते हो। हाँ जी, ये हो गया, कैपिटल गेन हो गया था। आखिरी क्या बचा है? IFOS। 1 मिनट का मैटर है, उसे भी सुन लो, फिर क्वेश्चंस करेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, बेटा देखो बोर्ड पे देखो एक बार। अदर सोर्सेस में आपको जनरली 3 चीजें देखने को मिलेंगी, सारे क्वेश्चंस में 3 चीजें मिलेंगी आपको। एक आपको मिलेगा लॉटरी, एक आपको मिलेगा हॉर्स रेसेस, हॉर्स रेसेस मिलेगा, और हॉर्स रेस में कैमल रेस और ये सब इंक्लूड नहीं होता है, ध्यान रखना, वो अलग जाता है, वो पीजीबी में जाता है, मैंने बताया था आपको, ठीक है? और एक आपको मिलेगा अदर्स, तो लास्ट में लिख लो अदर्स। ट्रीटमेंट मेंशन कर लेते हैं फटाफट से पहले दोनों का। रेस हॉर्सेस का ट्रीटमेंट आपको पता है बढ़िया से, कि वहां से अगर कुछ होगा तो क्या करना है, बहुत सिंपल है, मतलब 1 मिनट से भी कम में इसका ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है। अदर्स का ट्रीटमेंट में क्या है, अदर्स में अगर लॉस है तो आप उसका इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कर लो, लेकिन याद रखना लॉटरी से मत कर देना, एक्सेप्ट लॉटरी। इसका अगर कुछ बचता है IFOS में, फिर भी कुछ बचता है, तो आप इसको इंटर हेड एडजस्टमेंट कर लो, कोई रोक टोक नहीं है। मजे की बात पता है क्या है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। अरे सुनो, पता है क्यों नहीं पूछेंगे? क्योंकि है ही चुन्नू मुन्नू से, हाँ है ना? अब आ जाओ इधर, लॉटरी। लॉटरी का लॉस हमेशा कहलाता है क्या? डेड लॉस। डेड लॉस बोलते ही इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी टैक्स में, ना कोई इंट्रा होगा, ना इंटर होगी, ना ही कैरी फॉरवर्ड होगा। इधर सुनो, यहां पे आपको यहां एक बात ध्यान रखनी है, इसका कोई कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं होता। नो कैरी फॉरवर्ड शैल बी अलाउड। आप इन लॉसेस में कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, लेकिन इसका ट्रीटमेंट मैं यहां से पढ़ा रहा हूं आपको, बोर्ड पे आ जाइए एक बार। पॉइंट नंबर 5 पढ़िए क्या लिखा है, और पहले इससे भी पहले आप इंटर सोर्स पढ़ लो ताकि आपका दिमाग एकदम क्लियर रहे। इंटर सोर्स पढ़ लो सबसे पहले आप। देखो यहां कहीं रे सोर्स का जिक्र हुआ होगा, पॉइंट नंबर C में जिक्र हुआ है, सच लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम द एक्टिविटी ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रे सोर्सेस। बहुत क्लियर है, यानी कि इसका आपको अगर इंट्रा करना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने ही सोर्स से करोगे। क्लियर हो गई बात?
और अगर इंटर हेड एडजस्टमेंट करना है तो भी आप इसका एडजस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ किसके साथ करोगे? ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेस का किसी दूसरे हेड से तो हो ही नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ इसका एडजस्टमेंट किससे हो सकता है? बोलो। लिख दो यहां पे एक बार में, रिसोर्सेस। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे। इसका एडजस्टमेंट आप सिर्फ और सिर्फ कर सकते हो सेम सोर्स के साथ। क्या? सेम सोर्स के साथ। नो इंटर एडजस्टमेंट शैल बी अलाउड। लेकिन कैरी फॉरवर्ड दे देंगे आपको इसका कितने साल तक? 4 साल का कैरी फॉरवर्ड लगा देंगे। डन? डन? अरे बोलो। लेट्स रिवाइज। ऐसे कितने कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका इंटर अलाउड नहीं है? जिनका इंटर अलाउड नहीं है? गलत। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अगर सेक्शन 115 बीएसी में दे रहे हो तो अलाउड नहीं है। यही यही पॉइंट होता है, थोड़ा ध्यान से समझोगे तो यही पॉइंट होता है। ये पूरा चैप्टर आपके टिप्स पे आ सकता है 2 मिनट में। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, इंटर पूछा है ना मैंने। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अगर सेक्शन 115 बीएसी में दे रहे हो टैक्स तो अलाउड नहीं है। नंबर 2, स्पेकुलेटिव का लॉस अलाउड नहीं है। 35 एडी का लॉस अलाउड नहीं है। रिसोर्सेज अलाउड नहीं है। कैपिटल गेन अलाउड नहीं है, कोई सा भी हो। खत्म हो गई बात। ऐसे कौन से लॉसेस हैं जिनका इंट्रा भी नहीं मिलता? जिनका इंट्रा भी नहीं मिलता तो पहले यहां पे बेस बनाएंगे कैपिटल गेन से। एसटीसीजी का एलटीसीजी से नहीं मिलता। एसटीसीजी का एलटीसीजी से नहीं मिलता। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो वो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा। एक और बात, एक और बात, 35 एडी उल्टा बोल दिया क्या? सॉरी, लॉन्ग टर्म का शॉर्ट टर्म से नहीं मिलेगा। सॉरी, लॉन्ग टर्म का शॉर्ट टर्म से नहीं मिलेगा, मेरी गलती है। और उसकी अगर हम बात करें तो क्या बोलते हैं, स्पेकुलेटिव आपको नॉर्मल से नहीं मिलेगा और 35 एडी से भी नहीं मिलेगा। 35 एडी ना स्पेकुलेटिव से मिलेगा ना नॉर्मल से मिलेगा। क्लियर? रे सोर्सेस ना लॉटरी से ना अदर्स से, ऐसे हमने पढ़ा। डन? अरे बोलो। 5 ही पॉइंट से। कैरी फॉरवर्ड की बात करें तो हाउस प्रॉपर्टी 8 साल। पीजीबीपी में 3 बातें थी, नॉर्मल 8, स्पेकुलेटिव 4 और 35 एडी इनफाइनाइट नंबर्स। कैपिटल गेन 8। अदर सोर्सेज में नॉर्मल वाला इंटरेस्ट डिविडेंड एक्सेट्रा वाला कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। बचेगा क्या? हॉर्स रेसेस कितने साल? 4 साल। और लॉटरी तो क्या है? डेड लॉस है। एक सेक्शन पढ़ाना है मुझे आपको। अगर आपको ये पूछा जाए कि भाई आपको अगर लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो सर हमें एक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। सेक्शन 80 दिख रहा है क्या कहीं पे आपको? यस, इसको मार्क करिएगा। इसको इंस्टीट्यूट कभी कभी थ्योरी में पूछ लेता है, इसको ऐसे कभी कभी थ्योरी में पूछ लेता है। एक बार रीड कर लो, ये निकल जाएगा तब तक जो पीछे से जा रहा है।
डन। सॉरी, क्या चीज? नहीं, बीजीपी में बताया था मैंने आपको, मैंने बोला था ये सेक्शन न्यू टैक्स रिजीम में है ही नहीं। अरे यार, न्यू टैक्स रिजीम कुछ नहीं है। न्यू टैक्स रिजीम, अब क्या नाम तो नहीं बताएंगे हम आपको, एक आदमी के दिमाग की गंदी सोच है, कुछ नहीं होने वाला है, ये फेल होएगी जबरदस्त तरीके से। एक पर्टिकुलर आदमी ने सब कब्जा कर रखा है एकदम कि भाई मेरे हिसाब से होगा जो कुछ होगा। तो ऐसे थोड़ी होता है, वो कुछ भी नहीं है, वो लोगों को पागल बनाने का एक स्कीम है बस, और कुछ नहीं है। आप यार खुद सोचो ना, आप अपनी प्लानिंग नहीं कर सकते? सरकार कह रही है ऐसे इसमें इस स्कीम में आ जाओ, तुम्हें कोई प्लानिंग करने की जरूरत ही नहीं है। कमाल हो गया यार, मतलब कह रहे हैं 10वीं के पेपर स्कूल में ही करा दो, वहीं क्लास में, 12वीं के पेपर भी घर पे करा लो। तो बच्चे को कह रहे हैं दिमाग मत लगाओ आप, सेम एसएससी को कह रहे हैं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप एक बात बताओ, टैक्स स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होते हैं यार बच्चों, टैक्स स्ट्रक्चर के पीछे सरकार की लंबी सोच होती है। आज आप लोगों को कह रहे हो यार इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा नहीं है, 80C से 80U खत्म हो गया, 80C से 80U तक का कोई मैटर नहीं रहा अब। पहले लोग क्या करते थे, इन्वेस्टमेंट करते थे ताकि लोग क्या कर सके, टैक्स सेविंग कर सके, टैक्स प्लानिंग कर सके। तो टैक्स प्लानिंग जैसी चीजें अब क्या हो रही हैं, और फिर गवर्नमेंट कहती है लोग टैक्स की चोरी करते हैं, तो फिर क्या होगा? इंडिया है ये यार, यहाँ पे मतलब लोग टैक्स देना बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो बहुत इश्यूज हैं। एज पर सेक्शन 80 देर आर सर्टेन लॉसेस जिनके केस में तुम्हें कंपल्सरी रिटर्न सबमिट करना पड़ेगा। इट इज अ वेरी मच क्लियर केस कि आपको रिटर्न्स कंपल्सरी देने ही होंगे, मतलब कंपल्सरी सबमिशन होगा रिटर्न का। नंबर 1 बिजनेस लॉस है, रिटर्न सबमिट करनी पड़ेगी। स्पेकुलेशन लॉस है, रिटर्न सबमिट करनी पड़ेगी। आपका 35AD का लॉस है, रिटर्न सबमिट करनी पड़ेगी। अरे बात खत्म हो गई, बिजनेस लॉस है, रिटर्न सबमिट करनी पड़ेगी। अगर आपका लॉस है अंडर हेड पीजीबीपी, तो वो चाहे नॉर्मल हो, स्पेकुलेटिव हो या 35AD हो, आपको रिटर्न सबमिट करनी पड़ेगी। आप कैपिटल गेन को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, रिटर्न सबमिट करनी पड़ेगी। लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज है, तो आपको उसके लिए भी रिटर्न सबमिट करनी पड़ेगी। which has not been determined in pursuance of return filed under section 139(3) cannot be carried forward in insert of the assessee may have filed a return of loss under section 139(3). 139(3) में रिटर्न ऑफ लॉस जाती है, जिसमें वो क्या करता है, भाई मेरे लॉसेस हैं उनको रिपोर्ट करता है गवर्नमेंट को। लेकिन अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, उसे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको कोई रिटर्न सबमिट करने की जरूरत नहीं है। कंडीशन डज नॉट अप्लाई टू अ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैरी फॉरवर्ड अंडर सेक्शन 71B ये सेक्शन याद नहीं रखने हैं, एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीशिएशन कैरी फॉरवर्ड अंडर सेक्शन 32। तो ये सब के लिए आपको रिटर्न सबमिट करने की जरूरत नहीं है। इस केस में आपको कोई आपत्ति नहीं है। एक इसमें यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ दिया है स्टडी मैट के अंदर, हालांकि ऐसा कोई सेट ऑर्डर होता नहीं है, बट एक ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ दिया हुआ है, इसको आप देख लो। Brought forward business losses is to be set off before setting off unabsorbed depreciation. Therefore, in order in which the loss should be set off and will be affected as follows. बोर्ड पे ध्यान दीजिए, आपका जो unabsorbed depreciation होता है, ये वही डेप्रीशिएशन होता है जिसमें आपके बिजनेस का रेवेन्यू आपकी पूरी डेप्रीशिएशन को राइट ऑफ करने में असमर्थ होता है। आपके बिजनेस से टोटल रेवेन्यू आया मान लीजिए 5 लाख का, आपके अदर एक्सपेंसेस से 3 लाख के, और आपका डेप्रीशिएशन था 3 लाख का, तो आपने एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर लिया, 2 लाख बचा। डेप्रीशिएशन जब आपने डेबिट किया तो 1 लाख का डेप्रीशिएशन अनएब्सॉर्ब रह गया। अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन का ट्रीटमेंट भी सेम होता है जैसा आपने उन लॉसेस का किया था जो 35AD में आए थे। अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन भी वैसा ही होता है, इसे भी इच्छा मृत्यु का वरदान है, ये हमेशा आगे तक जाता है। नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर लो, उसके नेक्स्ट ईयर, इसका कोई लिमिट नहीं होता। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपको अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन भी दिया है तो उसको सेट ऑफ कैसे करना है।
तो उन्होंने एक ऑर्डर बताया है कि करंट ईयर का डिप्रिसिएशन पहले सेट ऑफ करना, फिर करंट ईयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड करंट ईयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग अगर दिया है उसे सेट ऑफ कर लेना, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है बिजनेस के उनको सेट ऑफ कर लेना, कारण उनकी लाइफ 8 साल होती है, उनको सेट ऑफ कर लेना। और फिर बाद में नंबर आता है किसका, उसके बाद नंबर आता है किसका, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च ऑन अनएब्जॉर्ब्ड एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। सेक्शन 36 में याद करिए कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया था आपको कि अगर आपका कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया है, कंपनीज को अलाउड था, याद रखिएगा, सिर्फ वो 36(1) में कंपनीज को अलाउड था। एंड आई टोल्ड यू दैट कि अगर अदर देन कंपनी है तो उसको आप 36 में मत देना, उसको 37 में दे देना। मान लो क्वेश्चन में लिखा है फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, है ना, तो उसको आप 37 में दे सकते हो सब्जेक्ट टू एन एक्सप्लेनेटरी नोट, ठीक है, तो उसको डेबिट कर सकते हो, अलाउड होता है, बट उसके नीचे नोट भी लिख के आना पड़ेगा कि वैसे ये सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के केस में अलाउड होता है अंडर सेक्शन 36(1), बट अंडर सेक्शन 37 हम इसको अदर देन कंपनी भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहां पे खत्म होता है भाई। अब इस चैप्टर में है आपके क्वेश्चंस, क्या है, सवाल है। सो पहले हम स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस करेंगे जितने स्टडी मैट में दिए, काफी सारे क्वेश्चन स्टडी मैट में दिए हमें करने के लिए। आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, एक बार पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 1 रीड करिए। Mr. A aged 35 years. Mr. A aged 35 years. अगली क्लास में स्टडी मैट लेके आना है सबको। Submit the following particulars pertaining to assessment year 25-26. इनकम फ्रॉम सैलरी दे रखा है 4 लाख का, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दे रखा है 220, बिजनेस लॉस 1 लाख, बैंक एफडी रिसीव हुई है 80,000, इनकम मिली है। आपको फॉर्मेट दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, इनकम अंडर हेड सैलरी, देन हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, देन पीजीबीपी का लॉस है, एंड देन आईएफओएस का इनकम है, ऐसा गेम है। अब कह रहे कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 अज्यूमिंग दैट ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट। बहुत बढ़िया। और अगर वो डिफॉल्ट टैक्स में देता है तो बहुत क्लियर है, अगर वो डिफॉल्ट टैक्स में दे रहा है तो 220 को भूल जाओ, उसका कुछ नहीं हो सकता। और अगर वो ओल्ड टैक्स रिजीम में दे रहा है तो 220 में से 2 लाख का क्या कर सकता है, सेट ऑफ कर सकता है। और 220 में से 2 लाख का सेट ऑफ पहले सैलरी से होगा। तो प्रेजेंटेशन कैसे देना है हमें प्रेजेंटेशन देना इस तरीके से, इनकम फ्रॉम सैलरी 4 लाख, लॉस मैक्सिमम 2 लाख का ही हो सकता है, तो 2 लाख एडजस्ट कर दिया सैलरी से। अब ऐसा है, एक सवाल एक बार एक बच्चे ने पूछा, सर अगर मैं ऐसे करना चाहूं 2 लाख यहां से कर लूं या 1 लाख यहां से कर लूं और 1 लाख आगे किसी और हेड से, ऐसे क्यों करना है आपको भाई? नॉर्मल इनकम तो स्लैब रेट से टैक्स होती है। नॉर्मल इनकम किससे टैक्स होती है? स्लैब रेट से। अगर आप ज्यादा प्लानिंग करना चाहते हो, ऐसे खोपड़ी चलाना चाहते हो, तो आप ऐसे कर सकते हो कि अगर आपको कैपिटल गेन में गेन दिया है तो ये गेन्स जो होते हैं कैपिटल गेन के, ये स्पेशल इनकम होते हैं। तो आप अपना 2 लाख रुपए अगर वहां गेन दिया तो वहां एडजस्ट कर लो पूरा। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कहां पे एडजस्ट कर लो? कैपिटल गेन से एडजस्ट कर लो, क्योंकि उसको फ्लैट रेट लगता है। बात समझ आई? सैलरी पे क्योंकि स्लैब रेट लगता है, तो आप सैलरी को, बिजनेस को, आईएफओएस को सेकंड चॉइस रख सकते हो। अगर आपका कैपिटल गेन भी दिया है तो आप उस लॉस को किससे सेट ऑफ कर लो? कैपिटल गेन से कर लो, ठीक है। तो कैपिटल गेन से कर लोगे तो वो एक असेसी को फायदा हो जाएगा, टैक्स कमाएगा उसका उस केस में, ठीक है। अब यहां पे तो कैपिटल गेन है नहीं, तो आपने क्या करा, 4 लाख में से 2 लाख हटा लिया और बैलेंस इनकम 2 लाख रुपए बची। अब सवाल आया, बैलेंस 20,000 सिर्फ और सिर्फ कैरी फॉरवर्ड ही होगा, बोलो हाँ या ना। आगे लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट आया 80,000 का, बिजनेस का लॉस है 1 लाख का, 1 लाख का बिजनेस का लॉस मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेट ऑफ हो सकता है 80,000 तक। बैलेंस बचा 20,000, वो भी क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो टोटल इनकम कितनी आएगी, 2 लाख, टैक्स कितना आएगा, निल, ठीक है। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के अंदर
प्रेजेंटेशन विल बी इन दिस मैनर। सैलरी इनकम 4 लाख, उसमें से हाउस प्रॉपर्टी का लॉस एडजस्ट हो नहीं सकता, बिजनेस का लॉस सैलरी से एडजस्ट नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ आईएफओएस से हो सकता है। तो 80,000 आईएफओएस से 20,000 का कैरी फॉरवर्ड, यहाँ पे 4 लाख की खड़ी इनकम। अब आप मुझे बताओ इस चैप्टर को कंसिडर करके न्यू टैक्स रिजीम भोली भाली जनता का मामू काटने वाली स्कीम है कि नहीं है? ये भयंकर मामू काटने वाली स्कीम है। ये बहुत नुकसान करने वाली है, आगे चल के देखना। धीरे धीरे लोगों को निकाल तो दिया बाहर इसमें से इन्होंने, लालच दे दे के कि 3 से 4, 3 से 7 नील, 7 से ये नील। अरे यार इनके हाथ में है, ये कल बदल देंगे इसको। एक बार सब उधर शिफ्ट हुए तो इन्होंने तुरंत इसको बदल देना है, वापस से इसको चेंज कर देना है इन्होंने। तो इसमें कुछ नहीं होने वाला है, इसमें सब लोगों को टैक्स भरना पड़ेगा। तो सर आप टैक्स भरने नहीं देना चाहते? नहीं, ऐसा नहीं है, टैक्स भरना चाहिए ईमानदारी से। जाओ। हाँ बेटा, 80,000 की लिमिट नहीं है बाबू, आपके पास इनकम ही 80,000 का है। आपके पास अगर इनकम ही 80,000 का है तो आप लॉस सेट ऑफ भी कितना कर सकते हो? 80 ही सेट ऑफ कर सकते हो। क्या सैलरी से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते बिजनेस का लॉस? मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में दे रहा हूं। अरे बातें मत करो। क्वेश्चन नंबर 2 इलस्ट्रेशन 2 होमवर्क में दे रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में करके आइएगा, ठीक है?